हेलो बच्चों। तो आज फिर से आपकी क्लास स्टार्ट की जा रही है और हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ कंसेप्चुअल चीज़ देखा था, है ना। अवकलन को ख़त्म कर लिया था शायद, है ना। तो आगे हम उसके आगे अब कंटिन्यू करने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक कनेक्ट नहीं किए हैं फटाफट कनेक्ट हो जाइए। आप सभी बच्चे लाइव क्लास ज़रूर किया करो। रिकॉर्डिंग्स आपके पास होती है बट लाइव क्लास अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप लाइव क्लास भी करो, है ना। हाँ जी, कहाँ थे अभी तक? फटाफट ज्वाइन कर लिया करो। ओके, ठीक है। अभी आपका शेड्यूल अच्छा कर दिया गया है। पहले बहुत क्लास का प्रेशर था ना, आप सबका भी लगातार 5-5 क्लास होता था। अभी क्लास का प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, है ना। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? अवकलन खत्म कर लिया था। ये बताओ, अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ने वाले थे ना। हम लोगों ने गुणनफल भाग सबका नियम पढ़ लिया था, है ना। यही स्टार्ट करना था, अवकलन का अनुप्रयोग या अवकलज का अनुप्रयोग, है ना। इसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था कि इसमें हम करने क्या वाले हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं बहुत बारीकी से कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। थोड़ा फास्ट कवर करने का कोशिश करूंगा, तो आप सब भी थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा तो आपको जल्दी जल्दी समझ में भी आ ही जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, है ना। आप सब 12 में है तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट पहले से पढ़ा हुआ है कि नहीं। चलिए, तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, क्या बताया था कि हम लोग कहाँ कहाँ पे अवकलज का प्रयोग करते हैं। अवकलज का अनुप्रयोग क्या है, यही पढ़ने वाले थे। तो मैंने आपको कहा था, किसी का दर ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? परिवर्तन का दर। हम उसमें भी लगा सकते हैं अवकलन, जैसा कि आप देखते आए हैं बहुत पहले से कि जहां पर भी परिवर्तन का दर था हमने इस्तेमाल किया। कैसे लिखते हैं परिवर्तन को, याद है? परिवर्तन का दर जब भी निकालना हो, दर का मतलब क्या? भाग देना। दर का मतलब क्या? भाग देना। अगर मैं बोलूं कि y को x से भाग देना है तो ऐसे ही लिखोगे आप, यस और नो। और जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसमें लगा दीजिए परिवर्तन। ये लीजिए, डेल्टा किसका सिंबल होता है? परिवर्तन का, याद है। तो यहां पर आपने क्या किया? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा परिवर्तन का दर, दिमाग में कुछ चीजें बैठा लो, है ना। जहां पर भी आप सुनते हैं ना दर, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाग लगाना होगा। दर का मतलब ही होता है कि आपको भाग करना है, सिंपल। और परिवर्तन जब भी बोले तो डेल्टा। तो जब भी आपको बोला परिवर्तन का दर, मतलब दो चीज का परिवर्तन, उसका भाग। परिवर्तन का मतलब परिवर्तन, दर का मतलब उसका भाग, यस और नो। तो जब भी आपको बोला जाएगा परिवर्तन का दर, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम देखेंगे दर को। दर का मतलब क्या है? भाग करना है। y को मैंने x से भाग दिया, और परिवर्तन है इसलिए दोनों तरफ क्या किया? डेल्टा लगा दिया। इजी। फिर मैंने क्या कहा था कि अगर ये डेल्टा बहुत छोटा हो तो इसको क्या लिखते हैं? dy। परिवर्तन बहुत कम हो, अब समझ रहे हैं परिवर्तन कम होने का क्या मतलब है? बहुत कम परिवर्तन, तो डेल्टा y को dy लिख दीजिए, और डेल्टा x को भाई क्या लिखेंगे? dx। क्या बन गया? dy बाई डी एक्स। और इसी को प्यार से क्या कहते हैं?
इसे ही प्यार से आप कहते हैं अवकलन। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपको परिवर्तन का दर ज्ञात करना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, अवकलन का। ओके, अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो फिजिक्स में हम लोग अक्सर यूज करते हैं। जब भी आप आगे पढ़ेंगे फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट, तो आप ये देखेंगे कि अक्सर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या, जैसे याद करो, आपने पढ़ा है वेग परिवर्तन का दर, याद है, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, ऐसा कुछ पढ़े हैं? वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो आप क्या करते थे बताइए, जो वेग है उसका लिखते थे डेल्टा वी, वेग परिवर्तन है तो डेल्टा वी होगा, और दर है मतलब समय से भाग होगा, और ये बन जाएगा त्वरण। और आपको शायद पता होगा ये चूंकि वेक्टर है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, है ना। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझिए कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो याद करो हम लोग एक्सीलेटर घुमाते हैं, याद है। जब भी आप एक्सीलेटर घुमाते हैं तो एक्सीलेटर क्या है, जो गति को त्वरित कर रहा है, हाँ या ना। तो गति को त्वरित कर रहा है, इसका मतलब गति की स्पीड बदल रही है, यस और नो। मान लीजिए आपके गाड़ी का स्पीड, आप एक सरल पथ पे चल रहे हैं और गाड़ी का स्पीड था 10 और आपने एक्सीलेटर घुमाया, गाड़ी का स्पीड हो गया 50। क्या किया आपने, स्पीड को बढ़ाया। किस तरीके से, एक्सीलेटर के इस्तेमाल से। वो एक्सीलेटर क्या है, त्वरण, जो आपके चाल को बदल दिया, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या आप ऐसे लिखते थे, तो क्या यहां पर ये डेल्टा वी को हम डीवी लिख सकते हैं अगर परिवर्तन बहुत छोटा हो, और क्या यहां पे डेल्टा टी को डी लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए क्या यहां पर भी ये अवकलन बन सकता है। फिजिक्स में यही इस्तेमाल होने वाला है। क्या इस्तेमाल होने वाला है, जब भी आपको वेग का परिवर्तन मिलेगा और वो परिवर्तन बहुत छोटा होगा तो बन जाएगा डीवी, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। आपको पता है फिजिक्स में मोस्टली हम लोग समय के सापेक्ष ही देखेंगे, है ना। समय लगातार बदलते रहता है, तो अगर हमारे पास कोई गति है जो कि वेरिएबल है तो भी लगातार बदलता रहेगा, यस और नो। तो जैसे आप बोलते हो वेग में परिवर्तन का दर, तो परिवर्तन का दर, दर मतलब भाग, परिवर्तन का मतलब जो बदल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और यही परिवर्तन छोटा हो तो डीवी बाई डी टी, यहां पर भी क्या लगेगा, अवकलन। तो जब भी आपको वेग में परिवर्तन बहुत छोटा होगा तो वहां पे त्वरण निकालने के लिए आप अवकलन लगाएंगे, और ये हमेशा परिवर्तन किसके सापेक्ष देखते हैं आप, चर के सापेक्ष। यहां पर चर कौन है, समय। चर मतलब परिवर्तनशील, जो बदलता रहता है। यहां समय लगातार बदलेगा, समय लगातार बदलेगा, उसके सापेक्ष अगर आपकी गति भी बदल रही है तो आप निकाल सकते हैं अवकलन लगा के, है ना। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं दूरी तय करने की दर, याद है, दूरी तय करने के दर को क्या कहते हो आप, चाल। दूरी तय करने के दर को क्या कहते हैं आप, चाल, स्पीड, यस और नो। तो दूरी तय करने के दर को आप चाल कहते हैं। तो यहां पर भी क्या आ गया, दूरी तय करने का दर, क्या दर आ गया, किसके सापेक्ष देखेंगे, समय के सापेक्ष, है ना। जब भी आप देखते हैं किसी का चाल तो समय के सापेक्ष ही देखते हैं। तो समय के सापेक्ष अगर आप देखेंगे कि अगर उसकी चाल बदल रही है, चाल बदल रही है तब तो वो त्वरण आ जाएगा, अगर दूरी बदल रही है तो चाल बन जाएगा। समय के सापेक्ष कोई दूरी तय कर रहा है, समय के सापेक्ष किसी की दूरी परिवर्तन हो रही है, इसका मतलब आपकी जो वस्तु है वो गति में है और उसका चाल हम निकाल सकते हैं, है ना। तो आप लिखते हैं ना, दूरी में परिवर्तन बट्टे समय, दर बोल दिया तो क्या करेंगे, समय के सापेक्ष भाग देंगे। और वही परिवर्तन अगर बहुत छोटा होगा, वही परिवर्तन क्या हो, बहुत छोटा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वही परिवर्तन अगर आपको बहुत छोटा दे दिया जाए, देखिए जैसे दूरी में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे चाल है। और यही परिवर्तन बहुत छोटा है, चूंकि दर है ना, दूरी में परिवर्तन का दर, यस और नो, या दूरी तय करने का दर। तो दर का जब भी बात होता है तो भाग होता है, और जब भी भाग होता है तो अगर परिवर्तन है तो आप उसको
डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिखेंगे, और वही परिवर्तन अगर बहुत छोटा है तो आप डी एस बाय डी टी लिखेंगे। ये आगे चल के डेल्टा एस बन जाएगा डी एस और डेल्टा टी बन जाएगा डी टी। इस तरीके से आप निकाल लेंगे किसी का चाल। लेकिन परिवर्तन बहुत छोटा है तो दर निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे? अवकलन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फिजिक्स में कहां कहां पे ये शब्द आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अवकलन लगेगा। जब कभी भी दर की बात होगी, यानी भाग होगा और परिवर्तन छोटा होगा, तो वहां पे आप अवकलन लगाएं। आपको कोई कहने के लिए नहीं आएगा कि बेटा यहां अवकलन लगाओ, नहीं, आपको अवकलन लगाना है तो आपको यह समझना पड़ेगा, उस सेंटेंस से, उस शब्द से यह पकड़ना पड़ेगा आपको कि क्या यहां पे ये क्वेश्चन में अवकलन लगाया जा सकता है। तो जब कभी भी दर की बात हो तो भाग करना है, और परिवर्तन हो तो आपको पता है अगर परिवर्तन बहुत छोटा है अवकलन का इस्तेमाल होगा। और आप जानते हैं चर के सापेक्ष अगर परिवर्तन का दर निकालते हैं तो आप अवकलन लगाते हैं। और देखिए, जैसे मैं आपको बोलूंगा, आपने सुना होगा, अभी 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पढ़े हैं क्या, धारा के बारे में, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? दर। दर का मतलब भाग देना है, किसको? आवेश को। आवेश का बात हुआ है, ये लीजिए, आवेश को आप किस संकेत से लिखते हैं? क्यू से। तो आवेश प्रवाह की दर है, क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब बताइए, क्या इसको मैं छोटे परिवर्तन के लिए डी क्यू और इसको डी टी नहीं लिख सकता हूं? यहां पर भी दर था, किसका? आवेश के प्रवाह का। तो क्या वो चर के सापेक्ष, और अगर इसमें चर समय है, समय के सापेक्ष परिवर्तनशील हो, तो क्या यहां पर हम अवकलन नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। यही छोटा सा कंसेप्ट मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कि जहां पर भी दर की बात हो, भाई जहां पर भी किसका बात हो? दर का, और किसी चर के सापेक्ष परिवर्तन हो, तो आप वहां अवकलन लगाइए। क्लियर? कहीं पर भी अगर दर का बात किया जाए, दिमाग में सेट कीजिए, दर का मतलब भाग देना। तो जहां भी दर का बात किया जाए वहां भाग दे सकते हैं, और अगर वो चर के सापेक्ष परिवर्तन है ना, तो वहां पे आप क्या लगा सकते हैं? अवकलन। तो ये सब शब्द आपको सुनने को मिलेगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा। आएगा वेग में परिवर्तन का दर, समझ जाना कि यहां अवकलन लगा सकते हैं। आवेश प्रवाह की दर, समझिएगा यहां भी अवकलन लगेगा। दूरी तय करने की दर, समझिएगा यहां भी अवकलन लगाया जा सकता है अगर परिवर्तन चर के सापेक्ष बहुत छोटा हो। और सबसे मजे की बात कहीं आएगा विस्थापन तय करने की दर, वहां भी आप निकाल सकते हैं वेग, है ना। जैसे आप चाल निकालेंगे वैसे वेग निकल जाता है, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। बट वहां पर भी विस्थापन तय करने की दर क्या लगा सकते हैं आप? वेग निकालने के लिए अवकलन लगा सकते हैं, अगर ये परिवर्तन बहुत छोटा है और चर के सापेक्ष है। तो जब भी चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर का बात किया जाएगा तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? अवकलन। कुछ बेसिक एग्जांपल जो आप पहले से जानते हैं मैंने बताने का कोशिश किया। आवेश प्रवाह की दर, देखिए इसमें भी दर है, यानी आवेश का अवकलन कर सकते हैं अगर वो समय के सापेक्ष परिवर्तन कर रहा है तो। ये देखिए दूरी तय करने की दर, उसमें भी अवकलन लगा सकते हैं अगर ये समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन हो रहा है तब। तो ये सब आपको कंसेप्ट छोटा छोटा चीज है जो दिमाग में होना चाहिए। ओके, चलिए, और कहां पे अवकलन इस्तेमाल होता है? ढाल ज्ञात करने में। आज मुझे यही पढ़ाना है। ढाल जानते हैं आप? ढाल ज्ञात करने में भी हम लोग यूज करते हैं अवकलन का। ढाल क्या चीज होता है आप लोग को पता है? ऐसे कॉमन शब्दों में सुनो, ढाल का मतलब होता है कोई चढ़ाई। देखिए बांध वांध जब जहां पर होता है वहां पे एक चढ़ाई बनाई जाती है बांध पे ऊपर चढ़ने के लिए। या आपको पता होगा कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाते हैं तो हम अपने घर में सीढ़ी बनाते हैं। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी बनाते हैं ना, तो आपने देखा है सीढ़ी में चढ़ाई होता है। आप देखेंगे तो सीढ़ी पे एक चढ़ाई बना होता है, स्टेयर जिसको कहते हैं। स्टेयर पे आपको चढ़ाई दिखेगा। सीढ़ी बनाते वक्त आप एक चढ़ाई बनाते हैं, वो क्या है? ढाल है। कॉमन शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि घर का ऊंचाई आपका ज्यादा है ग्राउंड से, तो दोनों तरफ स्टेयर बने होते हैं और बीच में बाइक को चढ़ाने के लिए आपने देखा होगा एक छोड़ दिया जाता है स्पेस, ऐसे चढ़ाई बना दिया जाता है। या आप ये कह दो कि आपका मकान थोड़ा ऊंचा है सड़क के कंपैरिजन में, तो आप सड़क से एक चढ़ाई बनाते हैं। तो अगर आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा जो चढ़ाई होता है वही ढाल है।
इतना तो क्लियर है। जहां पर भी चढ़ाई होता है वो क्या है, एक ढाल जैसा है। प्रैक्टिकली समझ लीजिए, कहीं पर भी चढ़ाई है वो ढाल के जैसा काम करता है ना। तो हम उसको ज्ञात करने में भी अवकलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये ढाल जो हम निकालेंगे उसके 3 विधि होगा। कितना विधि, 3 विधि, ठीक है। एक तो मैं सीधा आपको एंगल बताऊंगा उससे निकल जाएगा, एक मैं आपको ग्राफ बना के दूंगा उससे निकलेगा, और एक अवकलन से निकलेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ढाल को हम अवकलन से भी निकाल सकते हैं। ढाल को हम अवकलन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी ढाल बनता है, आपको पता है ढाल का मतलब आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, है ना, तो उसके y परिवर्तन होते रहते हैं। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो जहां पर भी y का परिवर्तन x के सापेक्ष होगा वहां लगेगा अवकलन ना। आप सोचिए कोई ढाल बना हुआ है, तो आप ऊपर गए, फिर इससे ऊपर गए, फिर इससे ऊपर गए, तो हर बार ऊपर जा रहे हैं, तो कौन सा अक्ष बढ़ता जा रहा है, y। और किसके सापेक्ष, मतलब किसके साथ, x के साथ। आगे गए तो x बढ़ा, ऊपर गए तो y बढ़ा, फिर आगे गए तो x बढ़ा, फिर ऊपर गए तो y बढ़ा। तो यहां पर भी y का x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। आप निकाल सकते हैं, ढाल के लिए भी अवकलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर भी किसी चर के सापेक्ष किसी का परिवर्तन होगा, तो आप वहां पर क्या लगा सकते हैं, अवकलन। तो हम ढाल में भी लगाते हैं। फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट। उच्चिष्ट निम्निष्ट आप लोग जानते हैं, किसी चीज का उच्चतम मान। उच्चिष्ट निम्निष्ट का मतलब क्या हुआ, किसी चीज का उच्चतम मान। उच्चतम मान समझते हो, सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू। और निम्नतम का मतलब सबसे छोटा वैल्यू। हर फंक्शन में उच्चतम या निम्नतम मान होता है, उसको ज्ञात करने के लिए भी आप अवकलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होगा आपको, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूं। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जब भी आप उच्चिष्ट या निम्निष्ट यानी उच्चतम या निम्नतम मान निकालेंगे, तो याद रखना इसमें अवकलन निकाल के और इसको इक्वल टू 0 करेंगे। मैं हर चीज को समराइज करने का कोशिश किया हूं ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए। ये सब कहीं भी शब्द आपको दिखे ना, दर ज्ञात करना है किसी के परिवर्तन का, आंख मूंद के आप लगा दो अवकलन। ढाल निकालने में इसकी जरूरत पड़ सकती है, वहां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अवकलन। और आपको बोलेगा उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम, निम्नतम, ये सब मान भी अगर निकालना हो, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम, मिनिमम। ये सब आपको निकालने के लिए बोले तो वहां पर भी अवकलन लगाना है। लेकिन यहां पर अवकलन को लिखना है इक्वल टू 0। इसको निकालते वक्त अवकलन करने के बाद क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0, और वहां से फिर मान निकालेंगे। कैसे होगा उसको समझेंगे, बट कंसेप्ट यही है। 12 में भी आपका आएगा, बोलेगा दो आवेश के बीच का अधिकतम बल निकालें। करवाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो काफी यूजफुल है, आपको जीवन भर यूज होगा। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, और भी मैं तो कहता हूँ केमिस्ट्री के भी कुछ पार्ट्स में आपको इसका जरूरत पड़ेगा। और आगे चल के आप अगर साइंस लेके पढ़ेंगे तो लगातार इसकी जरूरत होती रहेगी। तो इन सब चीजों को बारीकी से समझना है। आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और बहुत ज्यादा मेहनत के साथ बता रहा हूँ, वरना मैं चैप्टर स्टार्ट करता, चैप्टर्स को पढ़ते, कवर करते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझो। अगर आपने 11th में कवर नहीं किया है या आप इस फील्ड में वीक हो, तो कोशिश करो कि इसको ज्यादा बेटर कर सके। और आपको पता है इन जनरल बहुत सारे लोग इन चीजों को स्किप कर देते हैं, और अगर कोई पढ़ाते भी हैं तो इतना डिटेल में, इतना तरीके से डिस्क्राइब नहीं करते हैं, है ना। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी आप देखोगे जब पढ़ाते हैं ना, तो इन चीजों को पढ़ाते हैं बट वो एक छोटा सा टच देते हैं, मतलब क्विकली कवर कर लेंगे। आप कुछ पार्ट समझोगे, कुछ नहीं समझोगे। तो हर एक चीज को मैं प्रैक्टिकली तोड़ तोड़ के बताने का कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा मान निकालना है तो उच्चतम, सबसे छोटा निकालना है तो निम्नतम, क्या लगाएंगे, अवकलन का कंसेप्ट। लेकिन याद रखिएगा, जब भी उच्चतम या निम्नतम दोनों में से कोई भी चीज आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो आप अवकलन करके उसको लिखेंगे इक्वल टू 0। आगे भी कुछ कुछ होता है, बट इतना तो लिखना ही है, इतना तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इजी है। तो इन चीजों को अपने को कवर करना है। तो आपको पता है परिवर्तन का दर ज्ञात करने के लिए अवकलन का इस्तेमाल तो आप बहुत पढ़े। तो हम लोग अगला पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो ढाल क्या होता है, ढाल कोण क्या होता है, और इसके कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा सिंपल शब्दों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। चलिए, तो सबसे पहले
यहां पर लिखा हुआ है ढाल कोण, तो ढाल कोण को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप एंगल। ढाल कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लोप एंगल। और ढाल को क्या कहते हैं? स्लोप। अच्छा, क्वेश्चन ये कि दोनों सेम है क्या? दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों समझेंगे। इसलिए ये दो चीज मैंने लिखा है, ये दो टॉपिक अपने को कवर करना है। इस ढाल कोण को आप ढलान कोण भी कह सकते हैं, झुकाव कोण भी कह सकते हैं। ढाल कोण को दूसरा नाम क्या है? ढलान कोण या झुकाव कोण। चलो समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, उसे आप समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूं कि मान लीजिए कहीं पर कोई स्टेयर, स्टेयर समझते हैं आप? सीढ़ी इस तरीके का बना हुआ है। चलिए देखते हैं, समझते हैं बड़े प्यार से। मान लो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, बट आप समझो, ये सब आप ज्यादा देखे हैं तो सीडी वीडी वाला खेल आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आप एक चीज समझो, क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 36 तल है? छोड़ो अभी मैथ की बातें, छोड़ो अभी फिजिक्स की बातें, रहने दो, जनरल बातें। ये 36 तल है। अगर हम अपने घर में देखें तो ग्राउंड लेवल, यस और नो? आप जब भी कोई स्टेयर बनाते हैं तो ग्राउंड के साथ ही तो दिखता है आपको। तो मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है आपका, 36 तल, इतना तो सुने होंगे। आप मुझे बताइए, ये जो आपने ढाल बनाया है, ढाल मतलब ये चढ़ाई बनाया है, क्या इसका 36 तल के साथ कोण बन रहा है? यस और नो में जवाब देना है। क्या ये 36 तल है, मतलब हमारा ग्राउंड लेवल, इसके साथ ये जो चढ़ाई आपने बना दी, सीढ़ी क्या है? सीढ़ी क्या चीज है? एक चढ़ाई ही तो है, कहीं पे ऊपर चढ़ने का साधन ही तो है। अरे ऊपर चढ़ने का, उतरने का साधन ही तो है। तो ये जो आपने चढ़ाई बनाया, जस्ट इमेजिन, जब आपने ये चढ़ाई बनाया तो बताइए क्या 36 तल के साथ क्या इस चढ़ाई का कुछ कोण बना? यस, अगर ये बना तो यही कोण कहलाता है ढलान कोण। ढाल कोण, झुकाव कोण, सब एक ही है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैंने बनाया है ऐसे, क्या ये थोड़ा ऊपर ही बनाया जा सकता था? क्या ये थोड़ा नीचे ही बनाया जा सकता था? इसका मतलब ये है कि ये जो ढलान कोण आप पढ़ रहे हैं वो ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है। इमेजिन करो, आपने ये जो चढ़ाई बनाया है, ये मैं ऊपर ही बना सकता था, ये मैं थोड़ा नीचे ही बना सकता था। और आप जानते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से हम घर में ऐसा कंस्ट्रक्शन करते भी हैं, है ना, सुविधा के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से। तो आप मुझे बताओ, ये आपने ऐसे बना दिया और ये आपने ऐसे बनाया, आप खुद सोच के देखो कैसे आपको स्टेयर पे चढ़ने में कंफर्टेबल होगा। सोच के देखो, अगर ये डाउन है थोड़ा तो आपको पता है थोड़ा कंफर्टेबल होता है, आपने इसको बिल्कुल ऐसे बना दिया तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए चढ़ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा चढ़ना। ये सब बात को आप इमेजिन कर पा रहे हैं? प्रैक्टिकली गौर करके समझ पा रहे हो? यस। ये जो आपने ऐसे बनाया है, इसको आपने डाउन बनाया, डाउन बनाएंगे तो थोड़ा चढ़ने में सुविधा होगा। आपने इसको ज्यादा ऊपर कर दिया तो आपको चढ़ने में ज्यादा तकलीफ होगा। खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं एक चीज बता रहा हूं कि कैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब इस्तेमाल होता है। हम भले ही इसको गौर नहीं करते हैं। साइंस आपके आसपास हर जगह है, हर एक चीज में है, तो आप उन चीजों को समझो। यही तो आप एक्चुअली साइंस के हर सब्जेक्ट में ही वही चीजों को समझना होता है। फिजिक्स में भी यही काम कर रहे हैं। विद्युत धारा होती है, कैसे होती है, कैसे बनता है, कैसे आता है, इन बात को समझना, एक्सप्लेन करना क्या है, नॉर्मली फिजिक्स करते हैं आप। तो यही आप नेचर का स्टडी करते हैं, नेचर में जो चीजें होती है बस उसी चीजों को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं और कुछ नहीं। ये चीजें होती है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या है। चलो फिर से देखते हैं। ये जो आपने स्टेयर बनाया भाई, इस स्टेयर का 36 तल के साथ जो कोण बना वो आपका ढलान कोण या झुकाव कोण कहलाया। डन। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली कैसे कहा गया वो सुनना। मुझे बताइए, आपको इतना ज्ञान है? ये एक्स अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये माइनस वाई अक्ष, इतना ज्ञान होना चाहिए, और नहीं है तभी आपको रखना पड़ेगा। अगर इस तरीके का मैंने बनाया तो आप मुझे बताइए, इसको तुलना कीजिए इसके साथ,
बताइए मुझे, अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो ये कौन सा अक्ष मैंने बनाया था? क्या ये मैंने धनात्मक एक्स अक्ष बनाया था? यस और नो? आंसर होगा यस। अब सुनिए, ये जो मैंने ऐसे घुमाया, आपको पता है आपके घर में घड़ी है, आपके घर में घड़ी हो या आपका हैंड वॉच हो, एक बार उसको देखो, मुझे बताइए क्या आपका घड़ी ऐसे घूम रहा होता है? हाँ या ना? ऐसे? यस और नो? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। अगर आपका घड़ी ऐसे घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज है ना? तो मान लो कोई चीज ऐसे घुमा, ऊपर से नीचे की तरफ कौन आया? देखो ऐसे, ये किस डायरेक्शन में आया? क्लॉकवाइज। अच्छा इसका उल्टा सोचो, अगर ऊपर जा रहा है ऐसे, अब मुझे बताइए क्या ये घड़ी के दिशा का विपरीत है? इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घूम रहा है, घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। तो हिंदी में एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? वामावर्त दिशा, वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, या घड़ी के विपरीत दिशा, आप ये भी कह लो। क्लॉकवाइज उसको कहते हैं दक्षिणावर्त, है ना? या फिर उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, या फिर बोलते हैं घड़ी के दिशा में। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दो सिर्फ, ये जो मैंने थीटा कोण बनाया है वो एक्स अक्ष के साथ क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देख के बताना, ये जो कोण बना हुआ है वो कौन सा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, ये कौन सा दिशा है? ऐसे घुमा है, तो सोचो ऐसे, ये यहां से इधर जा रहा है, सोचो ऐसे, क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में। अब देखिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, तो आपने ढलान कोण का परिभाषा खुद से बना लिया। ये थीटा को मैंने क्या कहा था? ढाल कोण, या और क्या कहेंगे? बताइए बताइए। ढलान कोण, या और क्या कहेंगे? झुकाव कोण। अरे जो मर्जी कह दो, सब ओके है। ठीक है, चलो हम लोग ढाल कोण ही इस्तेमाल करते हैं, काफी इजी है। तो ढाल कोण देखने के लिए हमें बनाना पड़ता है पहले एक्स अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष, और उसके साथ जो आपका चढ़ाई है ना, जो आपका चढ़ाई है या जो आपका सरल रेखा है, जो भी कह दो, जो जो आपका वक्र है, जो भी है, वो अगर वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में जो कोण बनाता है उसे ही कहते हैं ढलान कोण। उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए परिभाषा की तरफ देखते हैं। धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, बाकी जो लिखा है उस पर तुम ध्यान मत दो, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है उसको मैं बाद में समझाता हूं, पहले आप इसको ध्यान दो। जब भी आपको निकालना हो ढलान कोण या ढाल कोण, तो किसके साथ देखेंगे? धनात्मक एक्स अक्ष के साथ। किस दिशा में? वामावर्त दिशा में, जिसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। धनात्मक एक्स अक्ष बनाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत यानी वामावर्त दिशा में जो कोण बनेगा उस सरल रेखा का, उसी को हम लोग कहते हैं ढाल कोण या ढलान कोण। ध्यान से देख लीजिए, ये क्या हो गया अपना धनात्मक एक्स अक्ष। किधर बनाया कोण मैंने? बताइए किधर बनाया कोण? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में। तो जो बना वही क्या कहलाता है? ढाल कोण या ढलान कोण। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा अप कर दूं तो ढलान कोण बढ़ जाएगा, इसी को मैं थोड़ा डाउन कर दूं ढलान कोण घट जाएगा। यही सब तो फंडा है। अगर मैं आपको बोलूं, मैं दूसरा एग्जांपल अगर आपको बना के दिखाऊं, देखिए आप जरा मुझे बताना, आप मुझे ये बताओ सिर्फ, धनात्मक एक्स अक्ष बनाएंगे पहले और किस दिशा में देखेंगे भाई? एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताइए, ये 1 मान लूं अगर मैं इसको, और इसको मैं अगर 2 मान लूं, तो मुझे बताओ थीटा 1 और थीटा 2 में किसका ढलान कोण ज्यादा? आप देख के बताओ, ये कॉमन सेंस से देखने वाली चीज है, इसमें कोई कंसेप्ट या फॉर्मूला नहीं लगाना है।
बताइए कौन सा कोण आपको बड़ा दिख रहा है? वेल डन, वेरी गुड। आपको खुद दिख रहा होगा ये ज्यादा ऊपर है, तो इसका मतलब इसका कोण ज्यादा बना है यस और नो? आप घर में भी अगर स्टेयर बनाते हैं और क्षैतिज तल के साथ उसका कोण ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा ढलान कोण हो जाएगा, कम रखेंगे कम होगा। और आपको मैंने बताया था दोनों में से चढ़ने में सुविधा किस पे होगी? किसके सहारे ऊपर जाना ज्यादा आसान होगा? ऊपर जाना मतलब बहुत ऊपर नहीं, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का बात कर रहा हूं। किसके सहारे हम जा सकते हैं आसानी से? इसमें देखिए ये थोड़ा सा डाउन है और ये अप है, अप में चढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना? जनरल चीजें बता रहा हूं मैं। बट अगर आपसे कोई पूछे कि ढलान कोण कहां ज्यादा है तो क्या बोलोगे आप? θ2। आई होप आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो किसके साथ होता है फटाफट याद करो तो मेरे साथ। धनात्मक एक्स अक्ष के साथ किस दिशा में? वामावर्त दिशा में जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? ढलान कोण। फिर से, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जब भी आपको कोई बोलेगा ढलान कोण निकालने, कोई भी बोलेगा ढाल कोण निकाले, तो सबसे पहले क्या बनाओगे? धनात्मक एक्स अक्ष। क्या बनाओगे? धनात्मक एक्स अक्ष। क्या बनाना है? धनात्मक एक्स अक्ष। उसके साथ क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में या वामावर्त दिशा में जो कोण बनेगा उसी को बोलेंगे ढलान कोण। अब ये तो मैंने आपको सरल रेखा में बताया कि सरल रेखा में धनात्मक एक्स अक्ष बनाओ और एंटी क्लॉकवाइज में जो कोण बना वो हमारा हो गया। अगर कोई वक्र है, अगर कोई वक्र है, ये भी सीख लीजिए क्योंकि आपके जीवन में दो ही चीज हो सकता है, कोई सरल रेखा मतलब सीधी रेखा या कोई टेढ़ा मेढ़ा यानी कोई वक्र। तो मान लीजिए कोई वक्र है और फिर आपसे पूछता है ढलान कोण दिखाने के लिए क्या करोगे? एकदम सिंपल, मैं बना रहा हूं ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको कोई भी वक्र ले लेता हूं, चलो ऐसे दे दिया, कोई वक्र दे दिया और आपको बोला चलो भाई यहां बताओ ढलान कोण। कोई वक्र आपको दे दिया जाए और आपसे पूछे कि चलिए ढलान कोण निकालिए, क्या करेंगे? देखिएगा ध्यान से, क्या सिखाए थे? जब वक्र रहेगा तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। क्या पता है? जिस जगह पे आपको ढलान कोण पूछा जाएगा वहां धनात्मक एक्स अक्ष बनाएंगे, वामावर्त दिशा में भी कोण देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना होगा। क्या पता है? यहां पर आपको एक छोटा सा स्पर्श रेखा बनाना है। क्या बनाना है बाबू? छोटा सा स्पर्श रेखा। तो क्या करेंगे? यहां पर एक स्पर्श रेखा बनाओ। आप जानते होंगे स्पर्श रेखा तो सबको पता होगा। अच्छा नहीं पता तो सुन लो मैं कैसे बनाता हूं। इससे पीछे एक छोटा सा लाइन ले लो, इससे थोड़ा सा आगे एक लाइन ले लो और दोनों को मिला दो। जब भी कोई वक्र दिया जाए, सर सरल रेखा में ऐसा क्यों नहीं किए? सरल रेखा में भी कर सकते हैं, लेकिन जब सरल रेखा में आप करेंगे और स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सरल रेखा के ऊपर ही स्पर्श रेखा आ जाएगा। नहीं विश्वास? ये लो एक सरल रेखा। चलो बताओ यहां पर क्या होगा? ढाल कोण। तो आपको क्या कहा था? स्पर्श रेखा लेने, थोड़ा पीछे थोड़ा आगे करके इन दोनों को मिलाओगे। बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर गया? तो यहां पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वक्र में रूल के हिसाब से लेना पड़ता है। तो वक्र में जिस जगह पे आपको पूछा जाएगा, कोई बच्चा कहेगा सर यहां जो आप कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो यहां भी तो आ गया। बिल्कुल नहीं आया। ये देखिए ये वाला वक्र ऐसे जा रहा है, ये थोड़ा सा पार्ट को कवर किया है, बाकी वो आगे निकल गया, ये इधर मुड़ गया। यस और नो? लेकिन इसमें आप बनाएंगे, अगर आप बिल्कुल सीधा बनाते तो पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाता। तो यहां पर स्पर्श रेखा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। स्पर्श रेखा सरल रेखा में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा वक्र में बनाने की जरूरत पड़ती है। तो वक्र में आप क्या करेंगे? आप बनाएंगे एक स्पर्श रेखा। अब क्या करेंगे? अब वही जो पहले करते थे, धनात्मक एक्स अक्ष ले लिया, ये लो, और इसके साथ कोण कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। जो बनेगा वही कहलाएगा क्या? ढाल कोण। उम्मीद करता हूं कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम मस्त वाला, एकदम फील के साथ, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। सरल रेखा में सिर्फ आप धनात्मक एक्स अक्ष बनाइए और वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में देख लीजिए कोण जो है वही आपका कहलाएगा ढलान कोण। लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई वक्र दे दिया जाए तो पहले आप स्पर्श रेखा खींचे। वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं स्पर्श रेखा नहीं खींचता, मैं डायरेक्टली यहां भी बना देता हूं, है ना? बट रूल के हिसाब से स्पर्श रेखा बनाना चाहिए। जैसे यही क्वेश्चन था तो मैं क्या करता हूं पता है? मुझे यहां पे आप निकालने बोलोगे तो मैं धनात्मक एक्स अक्ष खींचूंगा और डायरेक्ट कोण देख लूंगा। ये ले,
और मैं लिख दूंगा थीटा। तो ये ट्रिक है काम चलाने के लिए, सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाता है। बट अगर आप प्रॉपर वे में बनाना चाहते हैं या बुक्स में देखेंगे या कंसेप्चुअली हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करके समझना चाहिए तो आप ऐसे बनाएंगे। तो रूल यही है, ये मैं काम चलाने के लिए बना लेता हूं, अभी काम चलाने के लिए बना लेंगे जब मैं क्वेश्चन दूंगा तब। बट रूल के अकॉर्डिंग आपको वहां पे क्या करना चाहिए, एक स्पर्श रेखा लेना चाहिए और वहां धनात्मक एक्स अक्ष बना के और फिर एंटी क्लॉकवाइज में आपको कोण देखना है। यस और नो? इजी। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट को समझते हैं। अब आ जाइए परिभाषा की तरफ। क्या था? किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा, देखिए जिस बिंदु पर बनाना है पहले मैंने क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा। तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा क्या था, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, तो आपने क्या बनाया, धनात्मक एक्स अक्ष बना दिया। तो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ क्या होता है, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनाया जाता है, देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आप कोण बना रहे हैं क्या कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनाता है वही कहलाता है क्या, आपका ढाल कोण। कंसेप्चुअली क्लियर हुआ? तो जब कभी भी आपसे पूछेगा कोई ढाल कोण तो क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले आप एक स्पर्श रेखा लेंगे, अगर सरल रेखा है तो वो भी लेने की जरूरत नहीं है। फिर धनात्मक एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कोण को देखेंगे। ये अपने दिमाग में सेट कीजिए, कौन से अक्ष के साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में या वामावर्त दिशा में जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, ढलान कोण। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है किसी बिंदु पर ढलान कोण निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, धनात्मक एक्स अक्ष बना के और एंटी क्लॉकवाइज में कोण देखना है। जो कोण बनेगा उसी को आप कहेंगे ढलान कोण, झुकाव कोण, ढाल कोण, जो मर्जी कह दो। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट है जो अपने दिमाग में रखना है। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप करके देखो तो आपको और कंसेप्चुअली क्लियर होगा। जैसे मैंने आपको, लिखिए अपने कॉपी में और फटाफट करते चलेंगे मेरे साथ साथ। आपको क्वेश्चन दिया गया ऐसा, आपको बोला गया इस जगह पे बना के दिखाइए ढलान कोण। फिर एक और क्वेश्चन ले लो, आपको दिया गया ऐसा, बोला गया इस जगह पे बना के दिखाओ ढलान कोण। आपको दिया गया ऐसा, बोला गया इस जगह पे बना के दिखाओ ढलान कोण। चलिए करके देखिए। फटाफट कीजिए, मेरे साथ मैच कीजिए और रफ्तार में कीजिए सॉल्व। क्या करेंगे, यहां पे क्या बताया था मैंने, यहां पर मैंने बताया था एक स्पर्श रेखा बनाओ, इससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे 2 पॉइंट लेके एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए। कौन सा बहुत बड़ा तोप है। और यहां पर क्या बनाना है, धनात्मक एक्स अक्ष। क्या बनाना है, धनात्मक एक्स अक्ष। ये हमेशा याद रखेंगे, धनात्मक एक्स अक्ष ही लेना है। और इसके साथ आप एंटी क्लॉकवाइज में कोण देखिए, यही बन गया यहां का ढलान कोण। इजी है, इसको देखिए करके। चलिए पहले इसको कीजिए, ये सरल रेखा है, यहां आप सीधा धनात्मक एक्स अक्ष ले लीजिए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में कोण देखिए, ये लो। यस और नो? आ गया बनाने आप लोगों को? इजी है काफी, देखिए करके खुद से, है तो बताइए, अगर है तो थर्ड खुद से करो। यहां पर ये कोई वक्र है तो मुझे एक स्पर्श रेखा चाहिए और धनात्मक एक्स अक्ष ले लिए, और ये आपका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, ये नहीं कि आप नीचे कोण ले लेंगे, गलत, ये नहीं कि आपने ऐसे कोण ले लिया, गलत हो जाएगा। हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमना है, चाहे ये कोण ज्यादा बने या कम। ये कोण देखिए। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, ये वाला कोण जो आपको दिख रहा है क्या वो 90 से ज्यादा है? ये वाला कोण आप देखेंगे गौर से तो ये 90 से अधिक है, देख लीजिए, ग्रेटर देन 90। लेकिन इस वाले कोण को देखते हैं तो ये क्या है, स्मॉलर देन 90 डिग्री। यहां देखेंगे तब भी ये आपको क्या दिखेगा, स्मॉलर देन 90 डिग्री।
इसका मतलब क्या हुआ कि ढलान कोण 90 से बड़ा हो सकता है, आंसर है यस। क्या 90 से छोटा हो सकता है, आंसर है यस। तो आपका ढलान कोण 90 से बड़ा भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है। चाहे तो आप कहीं पे नोट डाउन करके लिख लेंगे, ढलान कोण 90 डिग्री से बड़ा या छोटा हो सकता है। वो 90 से बड़ा भी होता है, 90 से छोटा भी होता है, तो दोनों हो सकता है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और आप खुद भी देख सकते हैं कि कहाँ पे ढलान कोण 90 से बड़ा है, कहाँ पे छोटा है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो यहाँ देखिए, हाँ ये मत सोचना कि ये नीचे ले लिए, ऐसा नहीं कि 90 से कम रखना है और आपने नीचे ले लिया, नहीं। आपको धनात्मक एक्स अक्ष बनाना है और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में देखना है। इतना ही फंडा हर जगह इस्तेमाल करना है, आपका ढलान कोण निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका ढलान कोण का कंसेप्ट। चलो एक क्वेश्चन और करके देखो, ये लीजिए, ये आपका फोर्थ एग्जांपल। ये लो, यहां पर निकालो और यहां पर निकालो, और ये भी लीजिए, यहां पर निकालो और यहां पर निकालो। ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, दोनों जगह पे निकाल के देखिए फटाफट। क्या 1 पे ऐसे बनेगा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, ये सरल रेखा है तो मुझे स्पर्श रेखा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस कोण को मान लो θ1। यहां देखिए, यहां भी ऐसे बनेगा। जिस बिंदु पे आपको पूछा जाए ढलान कोण बनाने के लिए, वहां पर धनात्मक एक्स अक्ष लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज में कोण देख लीजिए। अच्छा, आप एक बात बता सकते हो, क्या इतना ज्ञान आपको है कि दोनों कोण बराबर है? इस बात को भी याद रखेंगे। क्या सरल रेखा में सभी बिंदुओं का ढलान कोण क्या होता है? समान होता है। सरल रेखा है ना, उसके सभी बिंदुओं का ढलान कोण, या आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको ढाल, दोनों चीज क्या होता है? समान ही रहता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। सरल रेखा के लिए ढलान कोण या ढाल हमेशा समान होगा सभी बिंदुओं का। वक्र में ऐसा नहीं होगा, वक्र में ये बदलता रहता है। सरल रेखा में सिर्फ, इस बात को नोट डाउन करके याद रख लेंगे, सरल रेखा के सभी बिंदुओं का ढलान कोण समान होता है। ढाल भी समान होता है, ढलान कोण समान है तो ढाल भी समान होगा। वक्र के सभी बिंदुओं का ढलान कोण समान नहीं होगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो सरल रेखा के जितने भी बिंदु हैं, हर जगह पे आपको ढलान कोण समान दिखेगा। यहां देखिए, अच्छा यहां पे जितना भी आपने बनाया था वो सब क्या था? 90 डिग्री से कम। देखिए यहां पे देखिए बना के θ1, यहां देखिए बना के θ2, ये भी सरल रेखा ही है, क्या रहेगा? समान। हाँ ये 90 से बड़ा है, वो तो आप देख सकते हैं फिगर, ये 90 से बड़ा आपको दिख गया होगा। किसी को अगर समझने में दिक्कत हो कि 90 से बड़ा है, तो जो आपने धनात्मक एक्स अक्ष बनाया उस पर एक लाइन खींच दो। अगर ये यहां तक है तो 90 है, यहां से कम है तो 90 से छोटा है, यहां से आगे निकल गया तो 90 से बड़ा है। अगर आप यहां पे समझो ऐसे, तो देखो क्या ये 90 से, यहां तक 90 था ना, यहां से आगे निकल गया ना, तो 90 से बड़ा है। समझने के लिए तो याद रखना है, सरल रेखा के सभी बिंदुओं का ढलान कोण क्या होता है? समान होता है। आगे देखिए, वक्र में ऐसा नहीं है। देखिए कोई वक्र बना के, कोई भी वक्र बना देते हैं। ये लो, इसको ही ले लो, यहां पर निकालिए और यहां पर निकालिए। देखिए निकाल के, दो अलग अलग बिंदुओं पे निकालिए। यहां पर निकालेंगे, यहां पर आप एक छोटा सा स्पर्श रेखा ले लीजिए। क्या यहां का ढलान कोण ये बना? मान लीजिए 1 और ये 2 है, तो θ1। यहां पर जब आप बनाएंगे तो यहां स्पर्श रेखा कुछ ऐसा, यहां का देखिए θ2। आप खुद देख के बताओ, θ1 और θ2 बराबर है या ज्यादा कम है? θ1 θ2 दोनों बराबर है या कोई ज्यादा कोई कम है? देख के बताइए। जो अपना θ2 है वो ज्यादा है, जो θ1 है वो कम है, दोनों बराबर नहीं है। तो वक्र में सभी बिंदुओं का ढलान कोण समान नहीं रहता है, सरल रेखा में सभी बिंदुओं का ढलान कोण समान होता है। ये आपको याद रखना, और ये मैं कह नहीं रहा हूं, आप बना के देखिए, अगर आता है कंसेप्चुअली तो है, नहीं तो नहीं है। यस और नो? चलिए तो फिर फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए।
जल्दी से मुझे बताइए इसका ढलान कौन, और फिर मुझे इसका भी बताइएगा, और दोनों में लगा लीजिएगा स्टार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना है इसको, सीधा दिमाग के अंदर आपको उतार लेना है। जब भी आपको पूछा जाए एकदम ब्लाइंडली आप जवाब दे सको, इतने तगड़े तरीके से उतार के रखना है अपने दिमाग के अंदर। बताइए यहां पर आपको निकालना है ढलान कोण, यहां पर निकालना है ढलान कोण। देखो निकाल के क्या होगा, कर सकते हैं जल्दी, फास्ट। अगर इसका निकालना है तो क्या करेंगे, जिस बिंदु पर निकालना है वहां एक धनात्मक एक्स अक्ष लेंगे, जिस बिंदु पर निकालना है वहां क्या लेंगे, धनात्मक एक्स अक्ष। जिस बिंदु पर निकालना है वहां लेंगे धनात्मक एक्स अक्ष। ये सेम कलर क्यों हो जा रहा है बार बार। जिस बिंदु पर आपको निकालना है वहां पर आपको लेना है धनात्मक एक्स अक्ष। तो आप मुझे बताइए जिस बिंदु पर आपको निकालना है वहां पर आपने धनात्मक एक्स अक्ष लिया, तो क्या वो जो आपने धनात्मक एक्स अक्ष लिया वो जो पहले दिया हुआ था सरल रेखा, क्या उसी के समांतर हो गया, उसी पे ओवरलैप कर गया? आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच का कोण, ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर का और येलो कलर का। येलो कलर का जो आपने धनात्मक एक्स अक्ष लिया वो, और ब्लू कलर का जो आपको दिया हुआ था वो, क्या दोनों बिल्कुल समांतर हो गया? आप बताइए जब समांतर होता है तो कितना कोण बनता है, 0 डिग्री। जब भी एक्स अक्ष के समांतर आपको सरल रेखा दिया जाए तो आप समझ जाएंगे उसका ढलान कोण 0 डिग्री। जब भी एक्स अक्ष के समांतर आपको कोई रेखा दिया जाए या सरल रेखा दिया जाए तो उसका ढलान कोण आप कितना लेंगे, 0 डिग्री। उसी तरीके से अगर आपको बोला जाता है इसका, देखो ये वाई अक्ष के समांतर है, याद भी रखना है एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा होती है उसका ढलान कोण 0 डिग्री होता है। एक्स अक्ष के समांतर जो होती है उसका ढलान कोण 0 डिग्री होता है। उसी तरीके से वाई अक्ष के समांतर है, देखिए क्या करेंगे, यहां पर आप फिर से लेंगे एक धनात्मक एक्स अक्ष। बोलिए कितना कोण बन रहा है, नजर डालो। अगर आपने इस सरल रेखा के लिए धनात्मक एक्स अक्ष बनाया तो कितना कोण बन रहा है, ये थीटा आपका 90 डिग्री, दिख रहा है आपको क्लियर? यानी इसका ढलान कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो एक्स अक्ष के समांतर है कोई भी सरल रेखा उसका ढलान कोण 0, और कोई वाई अक्ष के समांतर होता है उसका 90, और बाकी का 90 से ज्यादा या 90 से कम दोनों हो सकता है। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना है, हर एक चीज को, ढलान कोण बढ़ रहा है घट रहा है सब आपको समझ में आना चाहिए। खुद आपको दिख रहा है यहां पर, देखिए 2 बिंदु पे निकाले तो ढलान कोण ज्यादा था, कहीं पर ढलान कोण 90 से कम है, कहीं पे ज्यादा है। यहां पर दोनों का दोनों देखो आप 90 से कम है, ये 90 डिग्री से कम है। अगर आप इसको देखोगे तो θ1 भी 90 से कम है, यहां नहीं यहां लिख देता हूं ज्यादा अच्छा है। ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, लेकिन आपस में θ2 ज्यादा है θ1 के कंपैरिजन में, है ना। सरल रेखा है तो सभी बिंदुओं का ढलान कोण समान होगा। अगर एक्स अक्ष के समांतर है सरल रेखा तो उसके लिए जब आप बनाएंगे धनात्मक एक्स अक्ष तो दोनों समांतर हो जाएगा, ढलान कोण 0। वाई अक्ष के समांतर है सरल रेखा, उसके लिए आप बनाएंगे 90। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है। और जब आप ढलान कोण सीख गए तो अगला आता है कंसेप्ट क्या, ढाल। तो नेक्स्ट जो हम लोग का है वो ढाल पढ़ना है, जो फिर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ढाल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लोप। इसका संकेत क्या होता है, स्मॉल m। आप याद करो, शायद आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, ऐसा कुछ पढ़े थे, y बराबर mx प्लस सी। अगर आपको याद हो शायद ऐसा कुछ आपने देखा हो, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 5। ऐसा अगर आपने कभी कंपैरिजन किया हो तो x के साथ जो होता है वो क्या होता है, यही ढाल। ये यहां पे x के जगह पे कौन, x के साथ कौन है 2, यानी इसके लिए ढाल कौन है 2। देखिए, खैर ये निकालने का तरीका है, जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जब ढाल होता है तो उसके लिए संकेत आप क्या इस्तेमाल करते हैं, m। इसलिए y इक्वल टू mx प्लस सी एक सरल रेखा का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था जो आपके सामने है। और इस तरीके से कोई अगर आपको इक्वेशन दिया जाता था तो x के साथ जो होता था आप बोलते थे कि वो ढाल है, इन दोनों को कंपैरिजन करके। तो ढाल निकालने के लिए स्लोप कहते हैं उसको हम लोग,
एम होता है। और कैसे निकालते हैं, तो एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो। अगर आपका ढलान कोण है थीटा, तो कुछ मत करो, आपने साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक ये सब नाम सुने हो? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक सुने हो? उसमें से टेन को उठा लो और लगा दो थीटा, यही कहलाता है ढाल। टेन थीटा का जो मान है वो ढाल होता है, जहां थीटा ढलान कोण है। यदि थीटा ढलान कोण है तो टेन थीटा को क्या कहते हैं? ढाल। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। जैसे मैं बोलूंगा ढलान कोण है 30 डिग्री, बताइए इसका ढाल क्या निकाल लोगे 10 सेकंड में? हाँ या ना? यस और नो? आपको ऐसे दिया गया ढलान कोण है 30 डिग्री, बोलो ढाल, तो यहां पे रख दो टेन थीटा, टेन 30 कितना होता है? 1/√3। इसका ढाल हो गया 1/√3। मैं कहूंगा ढलान कोण है 45 डिग्री, बताओ ढाल, 10 में जाके रख दो 45, 10 45 1। मैं बोलूंगा ढलान कोण है 60 डिग्री, रख दो वहां 60, 10 60 √3, निकल गया आपका ढाल। तो ढाल जब भी निकालना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यदि थीटा हमारा ढलान कोण है तो टेन थीटा को कहते हैं ढाल। देखिए वही लिखा हुआ है, किसी रेखा का ढलान कोण थीटा है तो उसका स्पर्श ज्या यानी टेन थीटा को ढाल कहते हैं। किसी का ढलान कोण अगर थीटा है, जो टेन थीटा का मान है उसको ढाल कहते हैं। टेन थीटा को हिंदी में स्पर्श ज्या कहते हैं। टेन थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्श ज्या। तो टेन थीटा का जो मान होता है यानी स्पर्श ज्या का जो मान होता है उसी को हम कहते हैं ढाल। तो यदि किसी का ढलान कोण है थीटा तो उसका ढाल यानी स्पर्श ज्या को हम लोग कहते हैं ढाल। सिंपल। तो जो भी आपको ढलान कोण निकलेगा टेन थीटा में रखो, ढाल निकल गया। इसलिए ढलान कोण को समझना ज्यादा जरूरी होता है, फिर तो टेन थीटा में मान रखते जाओ, ढाल निकलते जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 2-3 आरेख का अलग अलग ग्राफ का मैं आपको बताऊंगा निकाल के कि ढाल कैसे निकलता है, क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समाकलन। बस इतना ही बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो एक क्लास और लगेगी, इसके बाद हम लोग फटाफट इसको खत्म करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके जो फिजिक्स का रियल आ जाता है, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना, कुछ डेफिनेशंस याद करना होगा, वो सारा कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा जब आप स्टार्ट करेंगे हम लोग का पहला चैप्टर, है ना, स्थिर वैद्युत, और पहला यूनिट विद्युत चुंबकत्व। तो ये सब जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि अच्छे लेवल का चीज़ अगर आपके सामने कभी डिस्कस हो तो आपको ये नहीं लगे कि ये चीज़ नहीं पता है। इन चीज़ों को बहुत बारीकी से अच्छे से समझिए और ये आपके मैथमेटिक्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आपके लिए बेनिफिशियल है, वहाँ भी आप पढ़ेंगे तो डबल डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक यहीं ख़त्म करते हैं। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हो आप बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होता है और वहाँ से आप बेनिफिट उठाइए। चलिए थैंक यू।